हेलो एंड वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम लोग चैप्टर 12 इंटरनेशनल लॉ, जो कोर कॉन्सेप्ट हमारी सीरीज चल रही है, उस कोर कॉन्सेप्ट की सीरीज के अंदर चैप्टर 12 आपका जो इंटरनेशनल लॉ है उसके सारे के सारी चीजों को आज हम इस क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है गोविंद और आप लीगल एप्टीट्यूड फॉर क्लैट की पूरी सीरीज जो है, जिसमें 15 एक मेजर टॉपिक्स वाली यूनिट है, उसमें आप चैप्टर 12 इंटरनेशनल लॉ देख रहे हैं। इस वीडियो को प्रॉपरली आप देखने के बाद में और नोट्स के बाद में और जो हैंडआउट मिलेगा उसको करने के बाद में आई डोंट थिंक कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जिस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट ना कर पाए और आप पूरे की पूरे चीज को बहुत ही सरल तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। और इंटरनेशनल लॉ जो क्लैट के अंदर इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस आएंगे, आप उनको 100% सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, हाँ, सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ में मल्टीपल तरीके की चीजें हैं जो हम लोगों को देखने को मिलेंगी। ठीक है, वो हम सब लोग इस पर्टिकुलर चीज के अंदर हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ होता क्या है। तो इंटरनेशनल लॉ में कई सारे मेजर इश्यूज हैं, जैसे हम लोग ट्रेड लॉज देखेंगे, हम लोग यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखेंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट, और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस किस किस प्रकार से फंक्शन करती हैं, उन सारी की सारी चीजों को हम लोग आज की क्लास के अंदर देखेंगे। ठीक है, ये जो क्लास है इसका पर्पस यूजी क्लैट के अंदर जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें करवाना है। ठीक है, जहां जहां पे जरूरी होगा मैंने जो जरूरी चीजें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, so it would be much beneficial for you to have a look at those things. सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ मतलब अंतरराष्ट्रीय कानून। देशों के बीच में जो रिलेशन होते हैं उसे इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत गवर्न किया जाता है। तो देयर आर कंट्रीज एंड कंट्रीज के बीच के जो रिलेशंस होते हैं उन्हें इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत गवर्न किया जाता है। ठीक है, इसमें दूसरी चीज ये है कि इंटरनेशनल लॉ को दो तरीके से बांटा जाता है। पहला जो तरीका होता है उसको हम लोग कह देते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, पहली चीज, और दूसरी चीज को हम लोग कह देते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। तो ये इसका दो मेजर डिविजन्स हैं। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज के तौर पे भी जाना जाता है, जिसमें दो देशों के बीच में हो रहे झगड़े और उनके बीच में हो रहे किसी भी प्रकार के कॉमर्शियल, नॉन कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स को एड्रेस किया जाता है। ठीक है, ये यूजुअली जो होता है इट इज डिप्लॉयड बाय द डोमेस्टिक कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज रिलेटिंग टू द कंडक्ट ऑफ द सोवरिंग स्टेट्स एंड इंटरगवर्नमेंटल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरगवर्नमेंटल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो ऑपरेशन होता है वो ऑपरेशन किस प्रकार से होता है, वो सारी की सारी चीजों को हम लोग इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग अपना। सबसे पहले हिस्ट्री की बात करते हैं। किसी भी टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी एक आदत है कि हम ये जानना जरूरी समझते हैं कि ये चीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी और इस चीज का अंत कहाँ से हुआ है। ठीक है, और आज तक की जो हम लोग किसी पॉइंट पे जब हम पढ़ रहे हैं तो हम अपने पीछे क्या क्या चीजें देख के आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। नंबर वन चीज जो है इसमें वो है कि इट इज डेराइव्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, it is derived from the practice between the Greek city states and the Roman concept of law, जिसमें दो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, इस सिविल एंड इस जेनिटम। इस सिविल वर्ड का मतलब जो होता है it relates to the relation of the it relates to the regulation of the law between the Roman citizens mutually। तो लोगों के बीच में जो है वो सारी की सारी चीज इसका पार्ट है। और इस जेनेटम जो है वो रोमन और नॉन रोमन पीपल जो हैं उनके बीच का जो भी रिलेशनशिप है उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को गवर्न करता है। एंड दिस आर द वेरी फर्स्ट ओरिएंटेशंस ऑफ हाउ वी हैव कम टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, दूसरी चीज जो जरूरी है बच्चों यहाँ पे वो ये है कि ह्यूगो गॉरिटस ह्यूगो गॉरिटस ने एक पर्टिकुलर किताब लिखी थी जिसका जो टाइटल था दैट वाज द जोर बेलेस पैरेट। एंड ये जो थी ये 1625 में लिखी गई थी, जिसका जो पर्पस था वो था मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ को पिच करना। ठीक है, तो इसका जो पर्पस था दैट वाज
जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, उस चीज को देना। ठीक है, ये वॉर एंड पीस के दौरान आदमी का कंडक्ट किस प्रकार से हो और किसी एक स्टेट का कंडक्ट किस प्रकार से हो, उन सारी की सारी चीजों के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, दिस ऑल्सो डील्स विद द थ्योरी ऑफ द लॉ ऑफ नेशन, जिस जस्ट जेनिटम, इस जेनिटम को हम लोग अभी पहले पढ़ के आए हैं वो चीज। और दूसरी चीज जो है वो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशंस। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन वाली चीजें जो हैं वो क्या हैं, किस प्रकार से हैं, तो वो हम लोग देख के आते हैं। ठीक है, पीछे भी वो इस था, वो जस्ट नहीं था, वो एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है पावर पॉइंट में। तो दैट इज इस जेनिटम एंड इस कन्वर्जेस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट है हमारा कि इंटरनेशनल लॉ बनता कैसे है, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंटरनेशनल लॉ इज टू बी taken or derived from few sources, and here in this particular case we are talking about those sources. ठीक है, number one source is the source of customs. ठीक है, number one thing is the source of custom. ठीक है, तो कस्टम्स क्या होते हैं, कस्टम्स कैसे कैसे मनाए जाते हैं, उस चीज के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूं। ठीक है, कस्टम्स आर फॉलोड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, custom are followed for a long period of time and are continuous. एंड आर कंटिन्यूअस। सो ये सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है कस्टम्स के लिए। तो अगर मैं कह रहा हूं कोई भी चीज कस्टम है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम उसको लगातार फॉलो किया जा रहा है, लगातार उसे माना जा रहा है और वो कंटिन्यूअसली फॉलो हो रही है। कस्टम्स ऑप्शनल नहीं होते। ठीक है, दूसरी चीज है ट्रीटियां, जिन्हें हम लोग संधि कह देते हैं। ठीक है, इसमें बाइलेटरल ट्रीटी भी आती है और इसमें आपकी मल्टीलेटरल ट्रीटी भी आपकी इसके अंदर आती है। तो दोनों प्रकार की ट्रीटीज जो हैं वो बाइलेटरल हो या फिर मल्टीलेटरल हो, दोनों प्रकार की ट्रीटीज इस चीज के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट चीज है the general principles of law which are recognized by most of the countries. So what are these general principles of law? So if I would to understand that every country who is a member nation of United Nations, वो कुछ एक पर्टिकुलर कानूनों को फॉलो करती हैं। ये जो कानून जो सिविलाइज्ड नेशन सबके सब रिकॉग्नाइज करते हैं, जो सिविलाइज्ड नेशन सबके सब इन कानूनों को मानते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के अंदर बोलते हैं। ये चीज जो होती है ये जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के अंदर आती है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स सम ऑफ द प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द डोमेस्टिक लॉज ऑफ द नेशन, से फॉर एग्जांपल द रिकॉग्निशन ऑफ अ कंपनी एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, गुड फेथ, इक्विटी इत्यादि इत्यादि। ये वो कॉन्सेप्ट है जो दुनिया का हर देश मानता है। तो क्योंकि दुनिया का हर देश इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मानता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर चीज की जो मतलब हिसाब है वो इस तरीके का बैठेगा। नेक्स्ट, फर्दर देयर इज अ सेपरेट सेट, इट इज नोन एज सब्सिडरी सोर्सेस which are opinions of judges in prior cases and opinions of eminent legal scholars in the mentioned in their writings. तो ये eminent legal scholars कौन है, याद दिलाना, इस क्लास के एंड में there will be a slide, उसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं, जो इंटरनेशनल लॉ की एमिनेंट स्कॉलर्स के द्वारा लिखी गई किताबें हैं, उनका मैंने एक स्लाइड दे रखा है। तो उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें तीसरी चीज जो जरूरी है वो ये है कि आपको ये समझना आवश्यक है यहाँ पे कि इंटरनेशनली बहुत सारे जजेस हैं, बहुत सारे ऑथर्स हैं, उन्होंने कुछ कुछ चीजें लिख के दी हैं। तो वो जो चीजें उन्होंने यहाँ पे लिख के दी हैं, जो जो चीजें उन्होंने बनाई हैं, those are the important components of the international law. एंड एसेंशियली यही वो चार तरीके हैं जिनसे इंटरनेशनल लॉ को सोर्स किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल लॉ को माना जाता है, इंटरनेशनल लॉ को बनाया जाता है। ठीक है, अब आइए एक एक करके समझते हैं कि क्या होती हैं ट्रीटीज। सबसे पहले तो ट्रीटीज जो होती हैं, मतलब संधियां, तो ये दो तरीके की होती हैं। एक तो जो दो देशों के बीच में ट्रीटी होती है,
उस ट्रीटी को हम लोग बाईलेटरल ट्रीटी कह देते हैं। बाई मतलब दो, लेटरल मतलब कंट्रीज, तो बाईलेटरल ट्रीटी। एंड देन मल्टीलेटरल जो मल्टीपल कंट्रीज के बीच में या फिर मल्टीपल एक कंट्री और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में होती है, उसको हम लोग यहाँ पे ये कह देते हैं। ठीक है, a bilateral treaty is one conducted between two states only and it is known as a concept of treaty contract। ठीक है, इसके अलावा दूसरी एक चीज है, उसको हम लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल दो कंट्रीज ने डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट कर रखा है। ठीक है, इसको हम लोग आगे जाके और इकोनॉमिक्स की क्लासेस में जब देखेंगे तो इसको हम लोग डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट भी के नाम से भी जानते हैं। तो डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट दो कंट्रीज इसलिए करती हैं ताकि उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उनको दोनों जगह पे टैक्स ना देना पड़े। तो आम तौर पे इसका फायदा उठाते हैं लोग, और वो जहां पे टैक्स कम होता है वहीं पे उस पर्टिकुलर चीज का टैक्स जमा करते हैं ताकि उन्हें कम टैक्स एक तरीके से भरना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स आर एंटर्ड इनटू बाय सेवरल नेशंस सच एज यूनाइटेड नेशंस का एग्रीमेंट है। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट है। रेफ्यूजी कन्वेंशन है, वर्ल्ड ट्रेड वाला है। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ द इंटरनेशनल सेल ऑफ गुड है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है। इस प्रकार से और भी बहुत सारी ट्रीटीज हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन ये सारी की सारी ट्रीटीज इस मकसद से बनाई जाती हैं ताकि इंटरनेशनली ट्रेड एंड कॉमर्स और इंटरनेशनली जो लॉज हैं वो लॉज सही प्रकार से चलें। ठीक है, नेक्स्ट है, in the same way as the provision of the Contract Act in India are to be interpreted in accordance with the Indian Contract Act 1872, the treaties are to be interpreted according to the Vienna Convention। तो Vienna Convention of Law of Treaties VCLT बोलते हैं। ये थोड़ा सा जरूरी है कि सारी की सारी ट्रीटीज जो पावर डिराइव करती हैं वो पावर डिराइव करती हैं VCLT के थ्रू, VCLT 1969 के थ्रू। And this convention was entered into the force on 27 जनवरी 1980। ये चीज थोड़ा सा एक बार याद रखना है, शायद कहीं किसी को लगे तो ये पूछ सकता है। As of October 22, 116 nation states have already ratified this thing. They have already ratified this thing and further more countries are आगे इसे ratification करेंगे तो उस चीज को देखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन की। ठीक है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशंस यूनियन, ये चीज अभी न्यूज में थी। ऐसा हो रहा था कि इंडिया में व्हाट्सएप पे, इंडियन यूजर्स के व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे और वो मैसेजेस आ रहे थे इंटरनेशनल नंबर्स से या फिर इंटरनेशनल नंबर्स से आपको कॉल्स आ रही थी। ठीक है, जो आपको कुछ मतलब काम करने के कुछ पैसे वैसे के इस तरीके के लालच में डालना चाहते थे, है ना। तो ये जो चीज है इंटरनेशनल नंबर्स से जो आ रही थी, तो उस टाइम पे इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम उठ के सामने आया था ITU, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन नाम है। ठीक है, ये क्या करती है, तो ये कंट्रीज को एक डायलिंग कोड असाइन करती है। जैसे +91 जो डायलिंग कोड है ये कहाँ का है, ये इंडिया का। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल +62 से फोन आ रहे थे अधिकतर, तो ये कहाँ का है, तो ये आपका चाइना का। तो ये जो कन्वेंशन है कि किस कंट्री को कौन सा कोड असाइन होगा, जैसे +1 है तो +1 किसका है, ऑब्वियसली +1 बताएंगे, तो +1 यूएस का है। तो इस तरीके के जो डायलिंग कोड का कन्वेंशन है ये कौन सी बॉडी देती है, तो आंसर है कि इसका जो पूरा हिसाब रखते हैं, जो बॉडी इस चीज को रेगुलेट करती है, उसका नाम है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, तो इसमें ये क्या है कि while rules governing the conduct of independent nation are continuing to evolve, there are some certain set of guidelines and this regulating body is there which is providing for that कि इंटरनेशनली जो लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में टेलीकम्युनिकेशन हो वो किस हिसाब से हो। ठीक है, the international telecommunication is the eldest organization in the UN family which is still in existence and it was formed on 17th May 1865, right? सो ये इसके बारे में है।
मैं इस चीज को ऑब्वियसली चाहता तो स्किप कर देता, बट आजकल वो जो इंटरनेशनल फोन कॉल्स वगैरह आ रही है ना, तो उसके रेस्पेक्ट में ये सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि ये पैसेज में था कि इंटरनेशनल जो डायलिंग कोड होते हैं वो डायलिंग कोड कहां से हम लोगों ने सोर्स किए हैं, तो ऑब्वियसली फिर ये वो चीज है जो थोड़ी सी ज्यादा जरूरी हो जाती है। आइए बात करते हैं अगला यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। तो पोस्टल यूनियन क्या है, जैसे अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन्स के बारे में बात की, इस तरह से इंटरनेशनल पार्सल्स भी चलते हैं। तो इसमें काफी सारे इश्यूज थे पुराने टाइम पे। क्या होता था कि जैसे मेरे को यहां से कोई एक लेटर है, पहले टाइम में अगर मेरे को यहां से भेजना है यूरोप, तो वो जिन जिन कंट्रीज के बीच में से पास होता था वो कंट्रीज उस पे अपना पोस्टेज क्लेम करती थी। पोस्टेज मतलब उसको ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो अपने खुद के पोस्टेज स्टैंप लगाना के लिए डिमांड करती थी। तो उसके बाद में उससे काफी कंफ्यूजन पैदा होता था। तो फाइनली फिर बात ये निकल के आई कि नहीं यार, इस तरीके की चीजों को अलाउ करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो फाइनली ये हुआ कि एक ये बॉडी बनाई गई जिसका नाम था यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसका पर्पस ये है कि इन्होंने इंटरनेशनल ट्रीटी करवाई, और उस इंटरनेशनल ट्रीटी के बाद में अभी की जो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि वो ये है कि ये संस्थान जो इन डोमेस्टिक और आपकी फॉरेन मेल होती है, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दिला पाने में मतलब सक्सेसफुल हुआ है। जो एक हमारे यहाँ पे जिप कोड और पिन कोड की जो व्यवस्था है, उसका भी बहुत बड़ा श्रेय इंप्लीमेंटेशन का यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन को ही जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे पिन कोड होता है ना, जैसे हर जगह का पिन कोड होता है, जैसे यहाँ का पिन कोड है 110002, है ना। तो इस तरीके की ये जो चीजें हैं ये आपकी इसका पार्ट बनेंगी। ठीक है, चलिए अगली चीज देखते हैं। ये है यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लॉ के रेस्पेक्ट में क्या क्या है, कैसे कैसे इसको देखते हैं। तो ये एक सिंबल है, ये एक फ्लैग है, इसको आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे। ठीक है, आप जल्दी से बताइए ये सिंबल, ये फ्लैग, ये कहाँ का, किस चीज का सिंबल है, जल्दी से आपको बताना है और चैट में इस चीज के बारे में लिखना है कि ये सिंबल और ये फ्लैग कहाँ का फ्लैग और कहाँ का सिंबल है। जल्दी जल्दी चैट में लिखेंगे। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ये देखा होगा आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज वगैरह में। ठीक है, तो ये है यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग, यूनाइटेड नेशंस का सिंबल। तो एक लीग ऑफ नेशंस था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था, जिसका पर्पस ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से रोकना है। लेकिन इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो और वापस से दुनिया का रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट का काम करना है, तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका काम था इंटरनेशनल सॉलिडारिटी और डिफ्रैगमेंटेशन से बचाना और देश को वापस से बिल्ड करना। और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम था वो था यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम था यूनाइटेड नेशंस। This name United Nations was devised from the ex-United States President Franklin D. Roosevelt नाम था। ठीक है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स के ये इंपॉर्टेंट आदमी है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इनके बारे में काफी कहानियां, काफी किताबें वगैरह लिखी गई हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत जरूरी है। ठीक है, and it was used first in this particular declaration which was issued on 1st January 1942 during the Second World War with the representative of the 26 countries who were continuing to fight the Axis power। तो लड़ाई जो थी वो लड़ाई हो रही थी एक्सेस पावर वर्सेस अलाइड पावर्स, है ना। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात है, तो जिसमें एक्सेस पावर्स जो थी, जिसमें यूएस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर एक डिक्लेरेशन दिया था, जिस डिक्लेरेशन का नाम था डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। तो वहां से वर्ड निकल के आया था यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, और अलाइड पावर्स की ये कंट्रीज थी जिन्होंने ये पर्टिकुलर चीज को किया था। ओके, नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशंस इज द होप एंड द कंसाइंस ऑफ द वर्ल्ड, मोर स्पेशली ऑफ द स्मॉलर नेशंस अमंग द 192 मेंबर्स। They have pledged to maintain international peace and security as well as other things which are very very important for this particular concept। तो वो other things जो जो जरूरी हैं उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे इस तरीके की चीज में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ओके, ठीक है, तो ये आपको पता ही है यूनाइटेड नेशंस क्या क्या काम करता है। हमारे यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस का जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो ये है कि एक तरीके से यूनाइटेड नेशंस
इन कंट्रीज के अंदर पीस, सॉलिडारिटी, इस तरह की चीजों को प्रमोट करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जब यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया साल 1945 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वो कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, मैंने रेड में हाईलाइट कर रखा है। एंड ये कॉन्फ्रेंस चली थी 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक। इसमें 50 मेंबर कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करके इसका पूरा का पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये क्या काम करेगी, क्या काम कैसे करेगी, उस चीज के बारे में पूरी की पूरी चीज यहाँ पे बना के दी थी। ठीक है, पोलैंड के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि पोलैंड विच वाज नॉट रिप्रेजेंटेड, इट साइंड इट लेटली बट इट इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो 51 मेंबर स्टेट्स हैं टोटल, इसमें टोटल 51 मेंबर स्टेट्स हैं। ठीक है, इट ऑफिशियली केम टू एग्जिस्टेंस ऑन 24 अक्टूबर 1945 विच इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे, यूएन डे। एंड ये इसका पूरा का पूरा क्या कहते हैं, यूएन डे के तौर पे हम लोग इसको हर साल सेलिब्रेट करते आए हैं और हम लोग इसको हर साल उसके तौर पे सेलिब्रेट करते रहेंगे। ठीक है, सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव फॉर दिस थिंग। ओके, यस, ठीक है। अब लास्ट फ्यू मेंबर्स जिन्होंने यूएन को ज्वाइन किया है, आप जानते हैं इनमें से कुछ के नाम। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है, जिसके बारे में आजकल इशू चल रहा है, वो है साउथ सूडान। ठीक है, तो साउथ सूडान में से अलग हुआ था। ठीक है, ये जीके की क्लास में आपको बताया गया था, साउथ सूडान इसमें से अलग हुआ था। तो ये 2011 में मेंबर बना था। मोंटीनीग्रो 2006, तिमोर लेस्ते 2002, स्विट्जरलैंड 2002 एंड सर्बिया यूगोस्लाविया से अलग होकर जब बना था तो दैट वाज लाइक 1 नवंबर 2000। ठीक है, सो दे कैन आस्क लाइक कि विच आर द लेटेस्ट मेंबर, विच आर द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट मेंबर, तो उसमें आपको ये चीज बतानी है। ठीक है, चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा देखते हैं इस चीज को। सबसे जरूरी चीज है यूनाइटेड नेशंस करता क्या है, यूनाइटेड नेशंस के फंक्शंस क्या है, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मेन ऑर्गन्स हैं, उन मेन ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं और उन मेन ऑर्गन्स के बारे में पूरा का पूरा चीज बनाते हैं। ठीक है, तो मेन ऑर्गन्स में आते हैं नंबर 1 जनरल असेंबली, नंबर 2 सेक्रेटेरिएट, नंबर 3 सिक्योरिटी काउंसिल, नंबर 4 ट्रस्टीशिप काउंसिल, नंबर 4 इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी इसी चीज का पार्ट है। ठीक है, so this is 5 and then this is 6. So there are total 6 main organs. These 6 main organs are there, are given here. ठीक है, तो इन 6 के 6 मेन ऑर्गन्स का आपको काम, फंक्शन और लोकेशन वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, आपके सामने एक फोटो है। ये फोटो आप लोगों ने बहुत बार न्यूज़पेपर्स में देखी होगी। आपको ये बताना है कि ये फोटो कहाँ की है। ठीक है, तो नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग दिस थिंग। तो दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हॉल। So this is the General Assembly Hall which is headquartered in New York. ठीक है, so this General Assembly Hall is headquartered in New York and all the bodies report to the General Assembly. It discusses and make recommendation on any subject covered under the UN Charter, including any issues which are between the countries and they want to solve it with the help of UN. For example, the Russia-Ukraine war, the ongoing crisis between India and Pakistan, the China-South China Sea, the China-Tibetan and Taiwan conflict, and any other international matter for the matter of fact is included into this particular General Assembly. And इसका काम ही है लोगों के इस मतलब कंट्रीज के इस तरीके के इश्यूज को सुलझाना और इस प्रकार से करना। So it consists of all the member states. Each state has one vote. It can send as many as 5 representatives. एंड ये साल में एटलीस्ट एक बार तो मिलती ही है और इसका अपना खुद का प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होता है। ऑल अदर बॉडीज रिपोर्ट इसी को करती हैं। उनका जो सारा का सारा काम और फंक्शंस हैं वो सब कुछ जनरल असेंबली के अंदर ही होता है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर का इश्यू जो है वो जनरल असेंबली के अंदर उठाना चाहता है और उठाने का उसका पर्पस यही रहता है कि वो इंडिया को हमेशा रॉन्ग फुट पे पकड़ना चाहता है। बट पिछले कुछ सालों से ड्यू टू द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, Kashmir has failed deliberately in getting the due advantage of these things. ठीक है, so this is one very important thing for this thing. Okay, I hope it is clear. I hope it is clear. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या है, ये कौन सी मीटिंग है। तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग। सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग
अब सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है? बेसिकली एक सुरक्षा परिषद है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करती है, जिसका पर्पस है बेसिकली दुनिया भर में पीस, शांति रहे। उसके अंदर टोटल 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं एंड 10 आपके टेम्परेरी मेंबर्स होते हैं जो 2 साल के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ये 5 मेंबर्स के पास में एक वीटो पावर होती है, वो वीटो पावर का यूज करके वो लोग वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग है, ये उस मीटिंग का दृश्य है, ठीक है। दिस इज इमेज फ्रॉम द सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग। तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी हेडक्वार्टर जो है वो कहां पे है? वो सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में ही बेस है। इसके अंदर टोटल 15 मेंबर होते हैं, जैसे मैंने बताया 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और आपके 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, जो 2 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं, जो 2 साल के टर्म के लिए चुने जाते हैं, ठीक है। तो परमानेंट मेंबर्स जो होते हैं उनके पास में वीटो पावर होती है, वो कभी भी किसी भी पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर वीटो लगा सकते हैं। इंडिया जो इतने साल से चाह रहा है कि हमें वोटिंग राइट्स मिल जाएं, परमानेंट मेंबर बना लो हमें सिक्योरिटी काउंसिल का, मोदी जी पिछले 10 साल से ट्राई कर रहे हैं इस चीज के लिए, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास में वीटो पावर आ जाएगी। लेकिन जब भी इंडिया इस पर्टिकुलर चीज पे वोट कराना चाहता है तो चाइना अपनी वीटो लगा के चाइना उस पर्टिकुलर चीज को आउट कर देता है कि नहीं, इंडिया को परमानेंट सीट नहीं दी जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंसी ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल इज हेड फॉर 1 month period and in rotation by the member states in the English alphabetical orders of their name. The permanent members are China, France, Russia, UK और US obviously, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो आपके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं। नॉन परमानेंट मेंबर्स में अल्बानिया, ब्राजील, इक्वाडोर, गैबोन, घाना, जापान, मोल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड और यूएई, इन स्टेट्स का आता है। इन कंट्रीज के आगे मैंने एक नंबर लिख रखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर दिखाई देंगे। ये साल हैं जिस साल में ये इलेक्ट हुए थे, सॉरी ये वो साल हैं जिस साल में इनकी मेंबरशिप खत्म होंगी, ठीक है। तो ये वो साल हैं जिसमें इनकी मेंबरशिप खत्म होंगी और आपको इन सालों का ध्यान रखना है। हर 2 साल मतलब ऑब्वियसली 6 मेंबर 1 साल और 6 मेंबर एक साल, इस तरीके से जाते रहते हैं और नए मेंबर्स आते रहते हैं। तो दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट इज trusteeship council. The charter of United Nations also provide for one other body which is very important body, जिसका नाम है trusteeship council. trusteeship council नाम, ठीक है। ये क्या करती है? इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है ये सेफ गार्ड करती है इनहैबिटेंट्स को इन टेरिटरीज के अंदर जो नॉट फुल्ली सेल्फ गवर्निंग होती है एंड दे मे बी अंडर इंडिविजुअल ट्रस्टीशिप एग्रीमेंट, ठीक है। द ट्रस्टीशिप काउंसिल हैड इट्स हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। इसका भी जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है, सॉरी, ठीक है, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल का जो हेडक्वार्टर है ये भी आपका कहां पे बेस्ड है? ये भी आपका न्यूयॉर्क में ही बेस्ड है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का हेडक्वार्टर भी आपका न्यूयॉर्क में ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसके में 5 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो सबके सब इसका पार्ट होते हैं, ठीक है। और 11 ट्रस्ट जो है इंडिपेंडेंट मेंबर्स हु हैव जॉइंड एट इंडिपेंडेंट कंट्रीज। द काउंसिल इज प्रेजेंटली इनएक्टिव एज देयर इज नो ट्रस्ट लेफ्ट एनीमोर, ठीक है। तो अभी क्योंकि कोई भी जो 11 मेंबर्स थे वो सबके सब फुल फ्लेज कंट्रीज बन चुके हैं और कोई भी उनके पास में अभी भी हमारे पास में कोई भी ट्रस्ट नहीं है, कोई भी इस तरीके का डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, तो राइट नाउ दिस पर्टिकुलर एजेंसी इज सस्पेंडेड, ठीक है। ये फोटो आप लोगों ने देखा होगा मेरे हिसाब से कई बार, बहुत जगह, ठीक है। आपकी किताबों में एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया हुआ है ये वाला फोटो, एग्जैक्टली यही वाला फोटो है, ठीक है। तो ये फोटो कहाँ का है, ये फोटो किस चीज का है, जल्दी से एक बार थोड़ा सा देख के बताओ, ठीक है। व्हाट अ ब्यूटीफुल फोटो, जल्दी से बताएंगे। हिंट देता हूं, ये जो है ये इट इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल, मतलब मेरे गलत वर्ड निकल गया, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जल्दी बताएंगे। यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है ये, जल्दी बताओ। हाँ जी बताएंगे, सबके चैट में आंसर्स आ रहे हैं मेरे को और ऑलमोस्ट सबके आंसर्स करेक्ट हैं। तो दिस इज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के एक प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से एक है ये पर्टिकुलर बॉडी। इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है आपका एक सेकंड, हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
और दूसरा सवाल, ये कहां पे बेस्ड है, ये ऑर्गेनाइजेशन कहां पे बेस्ड है, ठीक है, आपको बताना है ये कहां पे है, जल्दी से। हाँ जी बिल्कुल सही, तो आंसर है दी हेग, ठीक है, नीदरलैंड्स, दी हेग नीदरलैंड्स में ये बेस्ड है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं क्या करती है, कैसे कैसे करती है, ठीक है। इसको वर्ल्ड कोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, पहली चीज, और ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये इंटरनेशनल इश्यूज सुलझाता है, ठीक है, इंटरनेशनल इश्यूज बिटवीन कंट्रीज को सुलझाता है, ठीक है। जैसे ये पहली बात तो द हेग नीदरलैंड्स में बेस्ड है, पहले ये चीज तो सब लोगों को क्लियर होगी, द हेग नीदरलैंड में बेस्ड है। दूसरा, इट वाज क्रिएटेड बाय अ इंटरनेशनल ट्रीटी, इट वाज क्रिएटेड बाय एन इंटरनेशनल ट्रीटी, ओके। द स्टैट्यूट ऑफ द कोर्ट व्हिच फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस कैरेक्टर। टोटल 15 जजेस होते हैं, पहली एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, और इन सबका 9 साल का टेन्योर होता है, ठीक है, और ये री इलेक्टेड किए जा सकते हैं और फॉर अप टू 2 फर्दर टर्म्स, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है, अभी नेक्स्ट वाली स्लाइड में आएगा उनके बारे में, इंडिया के ही जज हैं जो री इलेक्ट हुए थे, ठीक है, तो उस चीज को देखेंगे। इलेक्शन प्रोसेस इज डन बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, इसको यूएनजीए लिखा हुआ देखेंगे बहुत बार आप किताबों के अंदर, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यूएनजीए और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर्म अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द नेशनल्स ग्रुप इन द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू पर्सन नॉमिनेट होते हैं और उनको यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है, ठीक है। The frequency of election is that the election takes place after every 3 years, ठीक है, तो every 3 years and 1/3 of the judges are retired, ठीक है, and possibly standing for the re-election, which means like 15 में से 1/3 का मतलब 5 जजेस का इलेक्शन होता है हर 3 साल के बाद में, ठीक है, और ये इस तरीके से कंटिन्यूटी रहती है। जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनका नाम है जोआन डोनोग ऑफ यूएसए, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ द जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इसके बाद में एक सवाल आता है कि कौन लोग हैं, कौन जजेस रहे हैं इंडिया से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा सकता है, ठीक है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इस चीज के बारे में भी आप लोगों को एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बेनेगल रामा राव 1952 से 1953, ठीक है, इसका नागेंद्र सिंह 1973 से 1988, and he was president during the tenure of 1985 to 1988 and vice president during 1976 to 1979. Then there is पाठक रघुनंदन पाठक, ठीक है, तो ये 1989 से 1991 तक थे, और लास्ट इज जस्टिस दलवीर भंडारी जो 2012 में थे, 2012 से आज तक ये मेंबर हैं, ठीक है, दलवीर भंडारी जो 2012 से अभी तक है, 2018 में इनका री इलेक्शन हुआ था, ठीक है, तो दिस इज अ फोटो ऑफ जस्टिस दलवीर भंडारी, एंड ये 27 अप्रैल 2012 से मेंबर हैं, एंड ही इज री इलेक्टेड फ्रॉम 6 फरवरी 2018, ठीक है, तो ये है जस्टिस दलवीर भंडारी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंट्स के बारे में, कि प्रेसिडेंट्स की कितनी इंपॉर्टेंस होती है एज फार एज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज कंसर्न, ठीक है। तो लॉ ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर जिसको हम लोग स्टेयर डिसीजन बोलते हैं, कि मतलब अपने पुराने फैसलों के ऊपर, आपने जो कोर्ट ने पुराने फैसले दिए हैं उन फैसलों के बेसिस पे रेफरेंसिंग लेना, तो वो कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर, ये एक बार देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूजुअली ऐसा नहीं करता, इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो पुराने केसेस डिसाइड हुए हैं उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मानी जाती है, आइडियली उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मानी जाती है, ठीक है। It relies upon prior decisions of that judicial body superior to itself and does not apply to the ICJ, or ICJ is not bound to follow what is laid down in the previous decisions. However, ICJ has repeatedly cited its previous decision while deciding a particular case, so it cannot be entirely said that this thing which is given is here entirely true, like because ऐसा बहुत बार देखा गया है कि इन लोग के द्वारा जो डिसाइड किए गए केसेस थे उन केसेस के अंदर they have repeatedly cited the principles which they have developed in the old cases, so we cannot deny this thing that this particular concept is not entirely alien to international court of justice, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है कि ये करता क्या है और इसके जुरिस्डिक्शन क्या क्या है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, इट गिव्स एडवाइजरी ओपिनियन ऑन लीगल मैटर्स टू द बॉडीज एंड स्पेशल एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड कंसिडर्स द लीगल मैटर दैट आर बॉट बिफोर देम। ठीक है, तो इनके सामने जो भी लीगल इश्यूज को लेके आया जाता है, उन सारे के सारे लीगल इश्यूज को ये पर्टिकुलर तरीके से यहाँ पे इस प्रकार से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल द मेंबर्स ऑफ यूनियन चार्टर आर इप्सो फैक्टो पार्टीज ऑफ द स्टैच्यू ऑफ द कोड। तो जो भी मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के, जिनके बारे में मैंने अभी आपको स्लाइड में दिखाया, वो सारे के सारे मेंबर बाय डिफॉल्ट जो हैं वो इस स्टैच्यूट ऑफ द कोर्ट जो है, जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, उसके मेंबर्स बन जाते हैं डिफॉल्ट, उसके बाय डिफॉल्ट मेंबर्स बन जाते हैं ये लोग। ठीक है, एंड ऑल द केसेस आर डिसाइडेड बाय द इश्यू ऑफ मेजोरिटी। इंग्लिश और फ्रेंच दो भाषाएं जो हैं वो इनकी आपकी मेन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, और जजमेंट और सारी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आपकी इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर ही आपकी चलती है। ठीक है, जजमेंट्स और प्रोसीडिंग्स जो हैं वो आपकी इंग्लिश और फ्रेंच के अंदर ही चलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जब यूनाइटेड नेशंस के बारे में सर्च करते हैं तो आपको ये फोटो हमेशा देखने को आता है। ये वाला फोटो, इस कांच वाली बिल्डिंग का जो फोटो है, इसके भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज द सेक्रेटेरिएट। इट इज कंपोज ऑफ द सेक्रेटरी जनरल, इट इज कंपोज ऑफ द secretary general who is the chief administrative officer of the organization, who is the chief administrative officer of the organization, and international staff appointed by him under regulations established by the General Assembly. However, Secretary General, the High Commissioner of Refugees, and the Managing Director of the fund are appointed by the General Assembly. तो ये तीन लोग होते हैं, Secretary General नंबर 1, ठीक है, High Commissioner of Refugees नंबर 2, और मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फंड आर अपॉइंटेड बाय द जनरल असेंबली, रेस्ट अदर पीपल आर अपॉइंटेड बाय द सेक्रेटेरिएट। ठीक है, एक व्यक्ति है, इनका नाम है एंटोनियो गटरेस। ये 9th सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशंस के, और इन्होंने अपना पदभार जो है वो 1 जनवरी 2017 को संभाला था। ठीक है, आपके दिमाग में इस व्यक्ति का नाम रहे एंटोनियो गटरेस, इसलिए मैंने इनकी फोटो भी अगली स्लाइड में दिखा दी है। तो ही इज द प्रेजेंट Secretary General of United Nations. He is the present Secretary General of United Nations. एंटोनियो गुटेरेस इनका नाम है। ठीक है, नेक्स्ट है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेशन का मतलब होता है बेसिकली आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट। ठीक है, दो कमर्शियल डिस्प्यूट जो है सेटल करने, मतलब लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होना, आउट ऑफ द कोर्ट जाके उसका एक प्रॉपर, एक कमर्शियल तरीके से उस चीज का सेटलमेंट जो है वो क्या कहला देता है? आर्बिट्रेशन कहला देता है। और इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स क्योंकि बढ़ता चला गया, तो इस तरीके की चीजों की डिमांड जो है वो ऑब्वियसली बढ़ती चली जाएगी आर्बिट्रेशन की तरीके की चीजों की। ठीक है, तो ये देखते हैं। तो दिस परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द कन्वेंशन ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स कंक्लूडेड एट द हेग। तो ये भी नीदरलैंड में बेस्ड है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हेग पीस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये पर्टिकुलर चीज की गई, और ये जार निकोलस सेकंड ऑफ रशिया, जो उस टाइम के मेरे हिसाब से जो रशियन रेवोल्यूशन के टाइम पे रशिया के मतलब राजा थे, उनका नाम था जार निकोलस सेकंड, तो उन्हीं के नाम पे ये पर्टिकुलर चीज हुई। The 1899 convention was revised in 1907 and the second Hague Peace Conference. 110 countries were a part of the founding conventions, and it provided services for the resolution of the dispute involving various combination of the states, the entities, the governmental organizations, the private parties, and इसके जो सेक्रेटरी हैं वो हैं डॉक्टर हैब मार्सिन सेस्प्लैक। ठीक है, तो इसके जो सेक्रेटरी जनरल है इसका नाम है डॉक्टर हैब मार्सिन जेप्लैक। ठीक है, तो ये इनका इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके बाद में बात करते हैं क्रिमिनल लॉ, यहाँ से स्टार्ट होता है। थोड़ा सा देखो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ का क्या कॉन्सेप्ट है। तो फॉर्मर यूगोस्लाविया में बहुत सारे क्रिमिनल कानून मतलब एक तरीके से वॉर के दौरान एक्सेसेस हुए, कई कई प्रकार की चीजें हुई, लोगों को बहुत ज्यादा हानि हुई। ठीक है, मार दिया जाता था, मास रेप्स होते थे, और मतलब जो क्या कहते हैं कंसंट्रेशन कैंप्स थे, लोगों को जानबूझ के यातनाएं दी जाती थी, मास लूटिंग्स होती थी, मास किलिंग्स होती थी, ह्यूमन राइट एक्सेसेस के रिपोर्टेड इंस्टेंस उसके बाद में भी काफ़ी हद तक
जिस तरीके से डिक्टेटरशिप्स वगैरह देखी, जैसे सद्दाम हुसैन के पीरियड के दौरान इराक के अंदर हम लोगों ने देखा है, LTT के दौरान हम लोगों ने श्रीलंका में ह्यूमन राइट एक्सेसेस देखे हैं, और देर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर लाइक गद्दाफी वाज आल्सो वन ऑफ देम। तो इस तरीके की ह्यूमन राइट एक्सेसेस को प्रोसिक्यूट करने के लिए गाइस कुछ तो चाहिए ना। तो वो जो चीज है वो उसका जो प्रिल्यूड है, वो प्रिल्यूड में से एक ही ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर फॉर्मर यूगोस्लाविया। This is a body of the United Nations who established during to prosecute a serious offenses committed during the wars by the former Yugoslavia and to try their perpetrators, कि जिन लोगों ने किया उन लोगों को ट्राई करने के लिए ये चीज बनाई गई थी। This was an ad hoc court। ad hoc court का मतलब होता है as and when required, as and when required, which is located in the Hague, Netherlands। ठीक है, it was constituted pursuant to the Security Council resolution that we will be also responsible for the people who were like killed in that particular Yugoslavian thing, Yugoslavia रशिया का जो डिसइंटीग्रेशन था उसके दौरान जिन लोगों के साथ में गलत हुआ, तो वो सारी की सारी चीज भी यहाँ पे आपको देखने को अगर है तो वो भी आप सब लोगों को एक तरीके से समझना है कि इस तरीके की बॉडीज होती हैं जो लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए काम करती हैं, और उनका जो स्पेसिफिकली पर्पस होता है वो यही होता है कि मैक्सिमम लोगों को एक तरीके से प्रोटेक्ट करके हम लोग इस प्रकार की चीज को बना पाए। ठीक है, नेक्स्ट चीज है रवांडन जेनोसाइड के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर रवांडा। ठीक है, तो एक रवांडन जेनोसाइड करके हुआ था। सबसे पहला तो ये सवाल है कि मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता होगा रवांडा कहाँ पे। तो पहली बात तो रवांडा यहाँ पे पता चल गया सब लोगों को, सब लोगों को पता चल गया रवांडा कहाँ पे। हाँ जी, ठीक है। अब मुद्दे की बात देखते हैं, रवांडा के आगे का पूरी लॉजिक क्या है। तो देयर वर सीरियस वायलेशन इन रवांडा। रवांडा के उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था जीएन कमांडा, ये ही प्लीडेड गिल्टी इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोसीडिंग एंड जीन पॉल ओल्सेक्यू 1997 में हुआ था। इट वाज लोकेटेड इन तंजानिया। दिस पर्टिकुलर कोर्ट वाज लोकेटेड इन तंजानिया एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड एंड देयर वर high level violations of human rights which happened in those particular area. So this was that person, जीन कमांडा नाम था इनका। ठीक है, he was a prime minister during the 1994 Rwandan genocide and he was responsible for the killing of mass number of peoples। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों की हत्या के लिए ये व्यक्ति जिम्मेदार थे। इसीलिए इन व्यक्ति को एक तरीके से मतलब हम लोगों ने आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम क्या कहते हैं, he was made responsible for all these stuff in the Rwandan genocide। ठीक है, तो रवांडा जेनोसाइड और इस प्रकार की चीज के लिए हम लोगों ने इनको इस प्रकार से जिम्मेदार बना दिया। जीन कमांडा इनका नाम है। ठीक है, फोटो याद रखिएगा, अभी रिसेंट में न्यूज में थे 2018-19 में, क्योंकि इनका एक इंटरव्यू कोई लीक वगैरह हुआ था जिसमें ये आ रहा था कि ही इज नॉट गिल्टी फॉर व्हाट ही डिड ड्यूरिंग द रवांडन जेनोसाइड। ठीक है, ये फोटो ये वाला लोगो देखा होगा, जल्दी बता दो कहां का है ये लोगो, जल्दी बता दो, चैट में लिख दो सबके सब, जल्दी बच्चों लिखो चैट में ये कहां का फोटो है, कहां का एकदम बढ़िया तरीके का फोटो देखने को आपको मिल रहा है, ये वाला लोगो बता दो जल्दी से। आंसर है ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट का लोगो। ठीक है, तो देखते हैं पॉलिटिकल क्राइम्स लाइक जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स जो वॉर के दौरान होने वाले क्राइम्स हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी जो इससे ह्यूमैनिटी भी शर्मसार हो जाए, जो एक तरीके से मतलब लाइक इनह्यूमन क्राइम्स हैं बहुत सारे। ठीक है, रेप्स हैं, सेलेक्टेड रेप्स हैं, इस तरीके की चीज, एंड द क्राइम ऑफ एग्रेशन। ठीक है, तो क्राइम ऑफ एग्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो ये चार मेन चीज के लिए जो बनाया गई है बॉडी, उसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट, इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट। और उन दोनों जो पहले वाले ट्रिब्यूनल्स थे उनको मतलब एक तरीके से सक्सीड करता है, ये 2003 में इसको बनाया गया था। ठीक है, सो ये इसका पूरा का पूरा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले था वो कोंगोलीज मिलिट्री लीडर थे जिनका नाम था थॉमस लुबंगा, उनको प्रोसिक्यूट किया गया था। एंड उसके बाद में सेकेंड ट्रायल वॉज अगेंस्ट जर्मेनियन कटांगा एंड मैथ्यू नुंगो चुई। ठीक है, तो ये लोग हैं जिनको इंपॉर्टेंटली प्रोसिक्यूट किया गया था। ठीक है, अब इसमें दो चीज जरूरी है। पहली बात तो करंट जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, उनका नाम है पीटर हॉइस, उनका नाम है पॉइटर हॉफमैन्स्की, ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं और ये 11 मार्च 2021 को ही अभी इनको इलेक्ट किया गया है। ठीक है, और
एज ऑफ 2009, बिकॉज मेरे को उसके बाद का कोई डेटा नहीं मिला, 110 कंट्रीज हैव ज्वाइंड इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यूरोप, साउथ अमेरिका एंड रफली मोर देन 50% कंट्रीज ऑफ अफ्रीका ऑल्सो, ठीक है. Israel, Sudan and United States have, because they have not signed the Rome Statute, hence they are not like the member of this particular international criminals court. So this is the international criminals court. ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा. तो ये जो पूरी बिल्डिंग्स हैं, ये वाली और ये इसके साइड वाली, दिस इज द इंटरनेशनल क्रिमिनल्स कोर्ट, ठीक है. समझ में आ गया. अब ये एक सारी स्लाइड है, इसको अगर कोशिश करके आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से. तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर ऑल द बुक्स विच आर लाइक रिटन बाय, क्या कहते हैं, विच आर रिटन बाय लॉयर्स इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल लॉ. अब तुम लोग बोलोगे सर क्या किताबें भी याद करने हैं? तो यार ऐसा है कि क्लैट कंसोर्टियम का भरोसा नहीं है कि इन लोगों ने साल 2020 में जो नया पैटर्न आया था उसमें इन लोगों ने पूछ लिया था कि क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखी है, ठीक है. अब क्राइम एंड पनिशमेंट जो है वो काफी ज्यादा, मतलब उसको लैंडमार्क बुक मानते हैं, ठीक है. तो वो इस प्रकार से ये लैंडमार्क बुक्स वगैरह जो हैं ये थोड़ा सा इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा जरूरी इसलिए हो जाता है. ओके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बिकॉज देयर इज लाइक नथिंग टू लाइक गो एंड रीड, तो इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है उस चीज का, ठीक है. तो आइए देखते हैं अगले चीज, वो है ट्रेड लॉज. तो ट्रेड लॉज लाइक WTO, जैट, GATT किस किस तरीके से बना, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ओके आइए सबसे पहले इसमें जो है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात हो रही है हमारी, ठीक है. तो ये रीजनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का पूरा सेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ. Under the present international system, a body of international law for facilitating between various nations have been developed, which is known as the international trade law. ठीक है, इसी चीज को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है. The World Trade Organization was established in 1955, is a famous example of such organization, and such organizations also exist at like regional level. For example, ASEAN is also a part of this, SAARC is a part of this, है ना. तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा मेरे हिसाब से, है ना. तो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है. एंड देयर आर अदर एसोसिएशंस लाइक फॉर एग्जांपल सार्क है, तो सार्क वगैरह के साथ में भी जैसे साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है. एंड देन हम लोगों ने SCO के साथ भी अपना एक एग्रीमेंट कर रखा है. इंडिया इस साल ब्रिक्स को हेड कर रहा है ना. G20 है. तो इस तरीके की बॉडीज हैं जो आपकी मतलब रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को प्रमोट करती हैं. दो कंट्रीज के बीच में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो फिर ऑब्वियसली उन दोनों कंट्रीज के बीच में उस पर्टिकुलर चीज को लेके जो ट्रेड एंड टैरिफ्स हैं वो ट्रेड एंड टैरिफ्स रिलेटिवली बहुत कम होते हैं. तो उस वजह से आप एक तरीके से बच सकते हैं. तो दैट इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये चीज है. तो देन WTO क्या है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग ऑफ सोवरिंग स्टेट्स. एंड इसका जो पर्पस है वो यही है कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स को हम लोगों को इंक्रीज करना, ठीक है. इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स को इंक्रीज करने के लिए जितने भी फैक्टर्स एसेंशियल होते हैं वो सारे के सारे एसेंशियल फैक्टर्स के लिए ये WTO नाम की संस्था है, वो संस्था पूरी की पूरी तरीके से काम करती है, ठीक है. तो ये सब चीज आप सब लोगों के लिए यहाँ पे एक तरीके से जरूरी चीज है, ठीक है. It also provide for a framework for negotiation and formulation of the trade agreements and solve dispute between the member states, ठीक है. तो WTO एग्रीमेंट्स जो होता है WTO के, वो रेटिफाई जिन कंट्रीज के थ्रू करते हैं उनके ऊपर WTO का पूरा ट्रेड एग्रीमेंट लागू होता है, ठीक है. इसके भी इंफ्रैक्शंस के केसेस होते हैं. एट प्रेजेंट जो 1995 में WTO बनाया गया था उसके मोर देन 153 कंट्रीज हैं. एंड इट हैज रिप्लेस दैट जनरल it has replaced this thing which was known as the General Agreement on Tariff and Trade, GATT, ठीक है. तो GATT को इसने एक तरीके से रिप्लेस कर दिया था और ये यहाँ पे इस तरीके से बनाया था. तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड क्या था बेसिकली कि किस तरीके से दो देशों के बीच में व्यापार और इस प्रकार की संधियों वगैरह को किया जाएगा, और दो कंट्रीज के बीच में जो व्यापार है उसको इंक्रीज करने के लिए क्या क्या पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस किस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशंस काम करेंगी, वो चीज जो थी वो GATT का पार्ट बनी थी, ठीक है. तो जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1940s में,
अमेरिका में ब्रेंडन वुड शहर में। तो वहां से जो चीज निकल के आई थी कि हमको आईपीआरटी बनाना है, वर्ल्ड बैंक बनाना, आईएमएफ बनाना है, जीएटीटी बनाना है, वो जो जीएटीटी था उस जीएटीटी की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ने मीटिंग कर करके इतना इवोल्यूशन कर लिया कि फिर फाइनली इंटरनेशनल ट्रेड को गवर्न करने के लिए एक बॉडी बनाई गई जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट हमारे पर्टिकुलर देश के अंदर कुछ सस्ता सस्ता सामान बेचना चाहती है और कोई दूसरे कंट्री ये कहता है कि हम अपना सामान इंडिया में नहीं बेच पा रहे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सामान के ऊपर इतनी ज्यादा सब्सिडी दे रखी है। तो वो सारे के सारे केसेस कहां जाते हैं? वो सारे के सारे केसेस चलते हैं आपके WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका ने इंडिया के ऊपर केस कर रखा है कि इंडियन गवर्नमेंट हमारे देश के अंदर सोलर पैनल्स बहुत सस्ते दे रही है, हमारे देश के अंदर गेहूं बहुत सस्ता दे रही है पीडीएस के अंदर, तो हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर चीज के लिए ये सारा का सारा इश्यू पूरा का पूरा चलता रहता। ठीक है, सो दिस इज द होल फ्रेमवर्क फॉर जीआईटीटी। ठीक है, नाउ दिस इज अ स्लाइड अबाउट हाउ द जीआईटीटी वाज कमिटेड वाज कंस्ट्रक्टेड। तो इसमें एक चीज में मेन है कि जीआईटीटी के 8 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हुआ था मेनली। ठीक है, और इन 8 राउंड के अंदर जो लास्ट राउंड था जिसका नाम है उरुग्वे राउंड, उरुग्वे राउंड के बाद में आपका 1994 में जो कंक्लूड हुआ था, उसके बाद में 1995 के अंदर हमारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बना दिया गया था। ठीक है, ओके, देयर वर 123 कंट्रीज हु आर टेकिंग पार्ट्स इनटू दिस एंड इतने लंबे पीरियड तक सारे कंट्रीज ने अपने सारे जितने भी इश्यूज थे सब चीजों के बीच में सब कंट्रीज से डिस्कस एंड डेलिब्रेट करके पूरा पूरा WTO का चार्टर बनाया जिस चीज के तहत इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स को मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके। तो वो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस। ठीक है, अब एक चीज होता है उसको कहते हैं टैरिफ बैरियर। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं इंडिया में चाइना का सामान ना बिके तो मैं क्या करूंगा, इंडिया में चाइना का सामान ना बिके तो मैं चाइना के सामान के ऊपर, चाइनीज इंपोर्टेड आइटम के ऊपर एक टैरिफ बैरियर लगा दूंगा। टैरिफ बैरियर लगाने से चाइना का सामान हमारे देश में जब लैंड करेगा तो वो महंगा हो जाएगा, और क्योंकि वो महंगा हो जाएगा तो उसको लोग कम खरीदेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट इस प्रकार का काम करती है ताकि हमारे देश के अंदर दूसरे प्रकार की चीजें का जो इन्फ्लेक्स है, इंपोर्टेड गुड्स का जो इन्फ्लेक्स है, वो इंपोर्टेड गुड्स का इन्फ्लेक्स जो है वो कम हो जाए। ठीक है, तो ये प्रकार का जो फोकस है सरकार का इस तरह से रहता है। गवर्नमेंट हमेशा इस पर्टिकुलर चीज में नजर रखती है कि कितना कितना पर्टिकुलर आइटम हम लोग किसी एक कंट्री से यूज कर रहे हैं, किसी एक कंट्री से देके जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट वाज इट अबाउट द चैप्टर 12। ठीक है, तो ये चैप्टर 12 के बारे में था पूरा का पूरा, जिसमें हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड देखा, सारे के सारे WTO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ हम लोगों ने, इंटरनेशनल लॉ का ट्रीटी क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वो सबका सब चीज हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर ली। दैट वुड बी ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइस एंड जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को देखेंगे। थैंक यू।